हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज ये लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई दिक्कत हो रही है क्या ज्वाइन होने में? नो नो सर। अभी तक कोई आया नहीं। हम लोगों ने 2.5.1 देखा था ना। अभी जो पॉइंट है 2.52 से डिस्कस करना है। कुछ पॉइंट हैं जो कि पेपर में आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ब्लाइंड स्पॉट के बारे में डिस्कस किया था कि जो नर्व होता है, ऑप्टिकल नर्व, जो ब्रेन से जुड़ती है जाके, अगर वहां पे फोकस पड़ जाए लाइट का, रेटिना पे ना पकड़ के सेंटर ऑफ द रेटिना पे ना पड़े और वहां पड़ जाए, तो वो इमेज बनती नहीं, आपको दिखेगा नहीं कुछ, मतलब कि अंधेरा दिखेगा। अंधे लोगों के साथ यही होता है। और भी अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन एक ये भी वजह है कि वो लोग अंधे हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, ब्लाइंड स्पॉट। उनके उनके पास यही होता है, डायरेक्टली यही भी फोकस्ड हो जाती है। पता नहीं बायोलॉजिकल कोई वजह होगी, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया ब्लाइंड स्पॉट, अगर या फिर ब्लाइंड स्पॉट उसको नाम दिया है। एक ये बाइनोक्यूलर विजन का मीनिंग पूछता है कि बाइनोक्यूलर विजन का होता क्या है। तो बाइनोक्यूलर विजन मतलब कि आप दोनों आंख यूज कर रहे हो किसी भी चीज को देखने के लिए या समझने के लिए। और मोनोक्यूलर विजन ये होता है कि केवल आप एक ही आंख यूज कर रहे हो, समझ रहे हो, मतलब कि एक आंख बंद हो रहा हो या फिर एक आंख आपका है ही नहीं, काम ही नहीं करता है, उस तरह की चीजें तो मोनोक्यूलर विजन में आती है। तो जब मोनोक्यूलर विजन आती है ना, मतलब एक आंख यूज कर रहे हो तो एक आंख बहुत ज्यादा आपको इधर उधर रैपिड करना पड़ता है तो चीजें नजर आती है। जब दोनों आंख यूज करते हो तो आप आपकी आंख को ज्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़ता है, समझ पा रहे हो। एक आंख बंद करके और एक आंख से चीजों को देखने की कोशिश करो, तो आपके एक आंख को बहुत ज्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा ना चीजों को देखने के लिए। और जब दोनों आंख ओपन रहती है तो चीजों को देखने के लिए उतना ज्यादा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का ही मूवमेंट करने की जरूरत है। समझ पा रहे हो क्या इसे? यस सर। उसे बोलते हैं सेकेंडरीज। ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द आईज, तो ये पूछा गया है पेपर में ये भी। बॉल बाइनोक्यूलर विजन क्या है, मोनोक्यूलर विजन क्या है और ये सेकेंडरीज क्या है, तो उसने बस ये मीनिंग ही पूछा है। तो ये जो बोल्ड बोल्ड है ना, बस ये आपको याद रख के चलना है। बाकी इसमें क्या लिखा गया है उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो ये वाला चीज आपको याद रख लेना है, सेकेंडरीज क्या है। तो आप आंसर टिक करते हो कांस्टेंट रैपिड मूवमेंट, तो ये वाला पेपर में आया, ये वाला आया और ये वाला आया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ब्लाइंड स्पॉट। ये कांस्टेंट रैपिड विजुअल, मोमेंट अब दोनों। हम्म, पहले तो बोल रहा कांस्टेंट, देन ये रैपिड बोल रहा मोमेंट। इस टाइप का किस टाइप का मोमेंट हो सकता है? मतलब कि वो कंटिन्यूअस एक मोशन मिल रहा है आपको। कांस्टेंट कहने का मतलब कि वो क्या है कि एक वेव की तरह से मोशन है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि 1 सेकंड में अगर 2 बार हमने मोशन किया उस तरह का कांस्टेंट है, मतलब टाइम के कंसिडर करके कांस्टेंट बता रहा है। ठीक है, कि 1 सेकंड में कितना बार आपको ये रैपिड मोमेंट मिल रही है, बार बार आप कितना फ्लिकर कर रहे हो, वो चीज। ओके ओके। विजुअल स्कैनिंग में होता है कि हम कितने एरिया को देख रहे हैं। जैसे कि अभी एक बार आंख बंद करो ना तो आप बहुत कम एरिया को कवर कर पाते हो ना। जब दोनों आंख आप ओपन करते हो तो दोनों साइड के एरिया, लेफ्ट एंड राइट, दोनों एरिया को देखते हो। तो
जितने एरिया को आप देख रहे होते हो, या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे आप ज्यादा फोकस कर रहे होते हो, ये विजुअल स्कैनिंग होती है। जैसे कि हमें दूर की चीजें देखनी होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम ग्रुप में बैठे होते हैं तो हम सबके चेहरे देख रहे होते हैं, ठीक है ना, डिस्कस कर रहे हैं तो विजुअल स्कैनिंग हमारा सबका फेस है, सबकी बॉडी है, सबका फेस है। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, केवल एक को कंसंट्रेट करते हैं, तो हमारा विजुअल स्कैनिंग क्या है, बस वो एक मिडिल वाला पर्सन है, लेकिन साइड वाला पर्सन भी दिखते हैं लेकिन ब्लर दिखते हैं। ऐसा ही होगा ना। तो ये विजुअल स्कैनिंग में आपका आता है ना। कल तो हम चाहते हैं तो जो अपना मूव है या फिर जो एरिया है इंटरेस्ट, उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। चाहे तो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होकर केवल उसी पे फोकस करें, या फिर काफी एरिया में फोकस करें, तो वो विजुअल स्कैनिंग में आता है। आप इसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसे आप देख रहे हो। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2.6 वाला ये जो फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लैरिटी ऑफ साइट, मतलब कि आपका जो साइट है, जो आप देख रहे हो ना, विजन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो कितना सही है, आपको कितना परफेक्ट दिखता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया, जैसे हमने बताया था कि जो आई होती है ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है ना, एयर के लिए, लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव है। अगर कोल्ड हवा चले ना तो आपकी आंख बहुत तेजी से फील करता है उस चीज को, ठीक है ना। उसी तरह से अगर गुड लाइट कंडीशन हो तो बहुत अच्छा से फील करेगा, और वो जो भी चीजें होंगी ना आपको एग्जैक्ट दिखा रहा होता है। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो कंपेयर टू आई, आयर की कंपैरिजन हम कर रहे हैं, कंपैरिजन कंपेयर टू ईयर, कान से कंपेयर कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आई में जो नर्व सेल होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, 1.2 मिलियन नर्व सेल होते हैं, ठीक है। और इतने सारे नर्व सेल रेटिना से होके ब्रेन में जाते हैं, जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विजन के लिए मतलब कि जो हमें दिख रहा है उसको दिखाएंगे। 1.2 मिलियन नर्व सेल, तो सोचो ये कितना ज्यादा सेंसिटिव है। नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगा नर्व सेल, तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। लेकिन आई के इधर ईयर के पास, कान के पास इतने सारे नर्व सेल नहीं है। तो वाइल लिख रहा है कि देयर आर ओनली 50,000 नर्व सेल इन प्रेजेंट इन द ईयर, बस इनर ईयर में केवल 50,000 ही नर्व सेल हैं। जिससे क्या होता है कि हमारी आई होती है 24 टाइम क्या होती है, मोर सेंसिटिव होती है ईयर से। तो ये क्वेश्चन पूछा है आपका कि कौन ज्यादा सेंसिटिव है, ईयर है या आई है। तो आप ये पूरा मतलब इसको याद रखना कि आई में 1.2 मिलियन नर्व सेल है, और इनर ईयर में 50,000 नर्व सेल होती है। अब ये नर्व सेल क्या है, थोड़ा सा अगर बायोलॉजिकल टर्म में अगर हम चलते हैं, तो जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन का लास्ट वाला पार्ट, हमारे बॉडी में सिग्नल आती कैसे है। जैसे कि हम फिंगर उठा रहे हैं या फिर पैर उठा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये सिग्नल आती कैसे है। तो ये सिग्नल जो आती है ना, वो ब्रेन के जो पीछे वाला पार्ट होता है जिसे मेरुदंड बोलते हैं, है ना, उससे होके आती है, ठीक। और उसे हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं, जहां से हमारी ये जो आप बोलते हो ना कि ये रीढ़ की हड्डी है, ये जुड़ी पड़ी है ना, स्पाइनल जिसे कहते हो, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं उसे, हिंदी में कहते हैं मेरुदंड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, ये ब्रेन से जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन है। अगर आपका स्पाइनल का एक भी हिस्सा खराब होता है ना, तो आपकी बॉडी के कुछ ना कुछ हिस्से खत्म हो जाएंगे, वो काम नहीं करेगा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा ब्रेन तक। जैसे मैंने बताया कि मेरे मामा का क्या हुआ, लास्ट वाला स्पाइनल में 32 कॉर्ड होती है, स्पाइनल जो भी आपका स्पाइनल इस तरह से होता है, ठीक है ना, इसमें 32 पार्ट्स होते हैं, 32 पार्ट्स। तो उसमें क्या हुआ, उनका जो है 25 और 30 के बीच वाला 4 कॉर्ड खराब हो गया, वो मिस गया एकदम से। जब वो गिरे ना, एकदम पूरा मिस गया। थोड़ा वेट भी ज्यादा था उसके वजह से, तो बहुत ज्यादा भी वेट नहीं था, ऐसा नहीं है कि 80-90 के थे, ऐसा भी नहीं था, 70-75 के पास थे। लेकिन वो थोड़े से 8 फीट ऊपर से गिर गए, ठीक है, ऐसे खड़े गिर गए। तो ऐसे गिरे ना तो उनका पैर तो मुड़ गया, लेकिन वो बैठ, जैसे हम लोग बैठ के अभी बैठे हुए हैं ना, उस तरह से गिर गए। तो पूरा वो मिस हो गया, मतलब कि पूरा टूट गई, पूरी फट गई वो पूरी 4 पार्ट। तो उसमें क्या हुआ ना, जो उस ये मेरू जो दंड है,
इसके अंदर होता है नर्व, एक मतलब कि बहुत अजीब सा ले पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि लिक्विड है, जिसे मेरू क्या बोलते हैं, लिक्विड, अजीब सा नाम है यार, वो नाम याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा बोलते हैं, है ना, मेरू रज्जु बोलते हैं ना? तो वो चीज होता है उसमें, हिंदी में, इंग्लिश में स्पाइनल लिक्विड ऐसे ही कुछ कहा जाता है उसे। वो रहता है, वो बहुत लचीला होता है, बहुत लचीला होता है। तो उसमें सारे नर्व सेल होते हैं, मतलब कि ये जो आपका स्पाइनल है ना, इसमें सारे नर्व सेल होते हैं, जितने ब्रेन से सिग्नल आते हैं ना वो सब स्पाइनल से आते हैं, सारे स्पाइनल के अंदर से, जो इसमें मेरु रज्जु भरा हुआ है, ठीक है, इसमें से आते हैं। अगर ये कोई भी स्पाइनल अगर आपकी खराब होती है और मिस हो जाए और टूट जाए, तो आपके बॉडी में मूवमेंट में दिक्कत आ जाएगी। इसके वजह से मेरे मामा का चार चार हिस्से खराब हो गए, तो वो तो स्टील तुरंत ऑपरेशन लगा था, 5-6 लाख लगा ऑपरेशन का, तुरंत ऑपरेशन हुआ था, 15 की बात है, तो हो गया ऑपरेशन। लेकिन वो काम नहीं करा बॉडी, वो बॉडी वैसी ही है, मतलब कि नीचे की शरीर काम ही नहीं करती है, अनसेंसिटिव हो गया। क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है ना, जो मोमेंट होती है बॉडी की, वो ब्रेन से सिग्नल आती है तो ही होती है। जैसे कि हम लोग हर एक काम दे रहे हैं ना, चाहे मैकेनिकल एयरक्राफ्ट हो कुछ भी हो, तो उसी तरह से बॉडी का भी एक तरह से हिस्सा है, इसमें भी सिग्नल आती है आपके फिंगर तक, आपके आंखों तक, आपके कानों तक, हमारी त्वचा तक, तभी हम फील कर पाते हैं या फिर कोई भी मोमेंट कर पाते हैं। अगर वो सिग्नल बंद है हो जाए आना, तो हम कुछ भी फील नहीं करेंगे। तो वैसे उन्हीं के साथ में है। और वो 5 साल हो गया, मतलब 15 से आज 7 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अभी तक दवा चलता है दिल्ली से, एम्स वगैरह से, और सर गंगाराम हॉस्पिटल है, और एक और वहाँ पे है, क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल करके कोई हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहां से भी चलता है। काफी जगह मामा ने दिखाया, लेकिन नहीं हुआ कुछ उनका। आधा शरीर वैसे ही है, अभी व्हील चेयर पे रहते हैं। बड़े मामा ने व्हील चेयर खरीद दिया, वो बैटरी वाली गाड़ी खरीद दी, वो घर ही रहते हैं। ट्रैक्टर ट्राली खरीदवा दिया, हम उसको ही देखते हैं। मतलब थोड़ा बहुत फाइनेंस तो सही रहेगा तो चलवाते वगैरह है, तो ट्रैक्टर वगैरह रख लिया गया है, स्कॉर्पियो वगैरह है भी, तो वो देख लेते हैं, मतलब उस दूसरी बात है, उसको छोड़ते हैं। तो मीनिंग यह था कि आपके पास नर्व सेल होते हैं जो आपके बॉडी के मूवमेंट को देखते हैं, उनके बिना कुछ होगा नहीं। अगर वो नर्व सेल खराब हुए तो हमारी सेंसिटिवनेस कम हो जाएगी, हमारी जो रिफ्लेक्स मोमेंट है वो खत्म हो जाती है। उस तो ये हम लोग ये देखना था कि ये भी हमारे जो आईज होती हैं इनमें भी नर्व सेल होती हैं, ईयर होती है इनमें भी नर्व सेल होती हैं, और ये हम सिग्नल है ना वो ब्रेन से आता है। फिर ये चीज़ों को समझती हैं, फील करती हैं, और ये फिर रिटर्न सिग्नल देती हैं ब्रेन को, तो ब्रेन को समझ में आता है, वो परसीव कर पाता है इन्फॉर्मेशन, चाहे जो आप सुनते हो या फिर आप जो देखते हो। जब ये सिग्नल जाती है ब्रेन तक तभी आप उसे परसीव कर पाते हो। अगर ये सिग्नल काट दो बीच में ना, आंख से जो जा रही है, जो ये फिगर में दिया गया है लास्ट वाला जो पार्ट है यहाँ से, अगर ये सिग्नल काट दो यहीं पे ना, तो फिर तो कुछ नहीं दिखने वाला, ब्रेन के पास जाएगा नहीं, ब्रेन परसीव ही नहीं कर पाएगा। भले ही आपका आंख सही हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। जैसे मेरे मामा के साथ में पूरी बॉडी वैसे ही है, ठीक है, बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है, बॉडी एकदम जिंदा बॉडी है, ठीक है, लेकिन क्या है, डेड बॉडी है। लिविंग भी कह लो, डेड भी कह दो, कोई मोमेंट ही नहीं है बॉडी में। आधी शरीर रुकी पड़ी है, आधी शरीर पूरा काम करता है, हाथ, हाथ से ऊपर से, पेट से ऊपर से लेकर के कमर से ऊपर के पूरा काम करता है, पूरा मूवमेंट करेगा। बाकी पैर वैर कुछ भी नहीं काम करेगा, मतलब वॉशरूम वगैरह का कुछ पता नहीं चलता, वो बिल्कुल स्टॉप, पता ही नहीं चलेगा। तो ये हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं आगे, विजुअल एक्यूटी क्या होती है। विजुअल एक्यूटी इज द एबिलिटी ऑफ आई टू डिस्क्रिमिनेट शार्प डिटेल एट वेरी यंग डिस्टेंसेस। अलग अलग डिस्टेंस पे चीजों को आप अच्छे से वेरी, मतलब कि अलग अलग डिस्टेंस पे रखी हुई वस्तुओं को आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, आप उसे शार्पली देख पाते हो कि एक्चुअल में है क्या। जैसे कि अभी दो वस्तुएं रखी हो आपके सामने, दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, एक 1 फीट पे हो, एक 10 फीट पे हो, फिर दोनों को आप देखोगे कंपेयर करके, फिर दोनों को आप क्लैरिटी में देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। इसे हम कहते हैं विजुअल एक्यूटी। हमारी ये आई की एबिलिटी है। मैटर नहीं करता कि वस्तु कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है,
वो हमें शार्प डिटेल देगा, ठीक है। बस वो लिमिट है कि बहुत ज्यादा दूर होगा तो वैसे नहीं दिखेगा ना। तो ये जो एबिलिटी है ना कि आप किसी भी डिस्टेंस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हो, और मान लो एक फीट पे है और जस्ट उसके सामने एक 2 फीट पे है, तो भी आप उनमें समझ पाते हो कि हाँ वो नजदीक है वो दूर है। ये कैसे आप वेरी कर पा रहे हो, ये कैसे आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो, डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट कर पा रहे हो, पहचान पा रहे हो कि कौन नजदीक है कौन दूर है, उसको हम कहते हैं विजुअल एक्यूटी, ठीक है। इसको याद रखना आप लोग। अब आते हैं विजन पे। एक्चुअल में हमारा विजन कितना होना चाहिए। मेरा आवाज अभी अभी कटा तो नहीं है आज, सही चल रहा है। हेलो हेलो कृष्णा। यस यस सही चल रहा है। अभी कटने लगा था थोड़ा सा। तो हम लोग आ रहे थे विजन पे, है ना। विजन क्या है? एन इंडिविजुअल विद एन एक्यूटी ऑफ 20/20 विजन शुड बी एबल टू सी एट 20 फीट दैट विच द so called person normal is capable of seeing at range this. It may be expressed in as meter as 6/6 vision. तो आपका जो एक्चुअल विजन होता है ना, एक परफेक्ट विजन जिसे आप बोलते हो, वो 20/20 होती है। अब ये कोई यूनिट है, अब उसी यूनिट में ये लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। एक्चुअली ये 6 फीट है 20/20, तो जब डिवाइड करोगे तो 6 फीट, और वो मतलब 20 फीट है, उसको मीटर में करोगे तो ये 6/6 का विजन आएगा। इसे कहते हैं, ये कंपैरिजन क्या है, अगर 20/20 में 20/20 आपका विजन है, मतलब कि आपका विजन क्या है, नॉर्मल है। मतलब कि अगर आपका मीटर में देखो विजन 6/6 मीटर है, ठीक है, और अगर 20/20 फीट है, तो मतलब कि आपका नॉर्मल है। अब ये दो लोगों का कंपैरिजन है यहाँ पे। अब देखो कैसे, यहाँ पे इन लोगों ने समझाया कि ये क्या है, मतलब इसे क्यों इस तरह से डिफाइन किया गया है विजन को। तो 20/40 इन्होंने एक एग्जांपल लिया। 20 में से अगर आपका विजन मतलब कि इस तरह से 40 में से आपका विजन 20 है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल पर्सन 40 फीट पे रखी वस्तु को इजिली रीड कर पाता है, लेकिन आप 20 पे ही कर पाते हो। इस विजन को कहते हैं वर्स विजन। वर्स विजन उनका खराब विजन है, आपका सही नहीं है फिर। और 20/20 है, मतलब कि नॉर्मल पर्सन 20 रीड करता है 20 फीट पे इजिली, आप भी 20 फीट पे इजिली रीड कर लेते हो। 6/6 का मतलब कि 6 मीटर पर रखी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख लेता है, और आप भी उसको बहुत अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो, मतलब कि उतने ही फीट पे। मतलब कि आपका विजन एक नॉर्मल पर्सन के विजन से सेम है, इस तरह से है। और 20/40 कहने का मतलब है कि एक्चुअल जो विजन है, नॉर्मल जिसे मान रहे हैं, वो 40 है, और आपका विजन जो ऑब्जर्व 20 है, मतलब कि ये वर्स विजन है। आप उसकी आधी चीजों को ही समझ पाओगे ना। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल विजन बताओ आप कितना होना चाहिए। यूके के द्वारा यही है, यूके से इस तरह से नाम भी लिख देगा तो भी आप इसी पे टिक करोगे, ठीक है। तो आप इसे मार्क करना 20/20 फीट, मतलब कि 20/20 लिया गया है तो 20 को फीट में यहाँ पे लिया गया है, और 6/6 है मतलब कि मीटर में लिया गया है, ठीक है। और 20 पूछेगा वर्स विजन क्या है, तो आप याद रखोगे जो नीचे वाला विजन है ना वो नॉर्मल विजन रहती है, और जो जस्ट ऊपर होगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर का विजन, मतलब कि आपका विजन। तो नॉर्मल वाला 40 देख रहा है, आप 20 देख रहे हो उसका, तो आपका विजन क्या है, वर्स है, सही नहीं है। इसको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। अब फैक्टर्स ऐसे कौन कौन है जो आपकी हेलो विजुअल एक्टिविटी को, हाँ हेलो। ये जो बता रहा हाँ, है द फिगर 40 मीन द ऑब्जर्व कैन रीड एट हम्म 20 feet, व्हाट अ नॉर्मल हम्म पर्सन कैन रीड 40 feet, मतलब मतलब कह रहा है कि एक नॉर्मल पर्सन है जिसका विजन सही है, मतलब 20/40 का रेशियो दे दिया 20 इन्होंने। हाँ, 20/40 का। तो इन्होंने ये समझाया कि नॉर्मल पर्सन 40 फीट तक रीड कर लेता है अच्छे से,
ठीक है, हम्म, उसका विजन इतना है कि वो 40 फीट पे रखी ऑब्जेक्ट को अच्छे से रीड कर लेता है, समझ सकता है। और 20, हम्म, आपका विजन क्या है, 20 है, उसे कंपेरिजन किया गया है नॉर्मल पर्सन से। मतलब 20 मीन्स आप 20 पे ही रीड कर पाते हो, 40 पे रीड कर ही नहीं सकते। 40 पे रख देंगे तो आपको देख ही नहीं पाएगा। तो आपका विजन क्या हो गया, वर्स हो गया फिर। जिसमें मैं बोलता हूँ कि मेरे को 20 फीट की या 40 फीट की चीजें दिख जाती है इजिली, लेकिन आपको नहीं दिख पाता है। तो हम आपका आपका विजन का अपने विजन से रेशियो निकाल लेंगे। आपको 10 पे दिखता है बट तो 10 बाई हम कर लेंगे 40 कर लेंगे। क्लियर है? नहीं, बट ये 20 देखिए, नॉर्मल तो 20/20 है ना, हम्म। तो फिर ये क्या कह रहे 20 हो? अरे वो 20/40 का नहीं। एग्जाम्पल है। अरे वो ओके एग्जाम्पल ओके, समझा रहा है आपको। अच्छा, हाँ तब तो ये ठीक है। एग्जाम्पल है। इसे वर्स विजन भी कहते हैं। इसको आप लिख लेना साइड में कि ये बैड विजन है या फिर वर्स विजन। ये नहीं है, आपका स्टैंडर्ड ये है। वो आपको समझाने के लिए है, लेकिन जस्ट बस ऐसे लिख दिया ना, उसमें लिखा नहीं है कि एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल है एक्चुअली। ओके, वही उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया ना उस चीज को। हाँ, मेंशन नहीं किया है वो चीज, इसलिए आप डाउट में थे। तो अभी हमारा विजन है ना, उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? तो तीन चार फैक्टर्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है ना। फिजिकल फैक्टर्स में क्या होता है, फिजिकल इम्परफेक्शन। जैसे कि शॉर्ट साइटनेस हो गया, लॉन्ग साइटनेस हो गया। शॉर्ट साइटनेस में क्या होता है कि नजदीक की चीजें नहीं दिखती हैं, ठीक है, दूर की आराम से दिखती हैं। नहीं, शॉर्ट साइटनेस है ना, नजदीक की दिखती है, सॉरी। शॉर्ट साइटनेस में क्या होता है, जब हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष है, तो निकट की चीजें हमें इजीली दिख जाती हैं, ठीक है, और हमें दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। उसी तरह से लॉन्ग साइटनेस में आओगे ना, तो दूर की चीजें अच्छी से दिख जाती हैं, नजदीक की नहीं दिखती हैं। आप सोचोगे कि सर, नाम में तो अजीब सा है कि शॉर्ट साइटनेस कह रहा है, लॉन्ग साइटनेस कह रहा है, तो हमारा प्रॉब्लम भी इसी नाम के बेस पे होना चाहिए, लेकिन वो नाम के बेस पे या डिस्टेंस के बेस पे इसका नाम नहीं दिया गया है। उसको भी मैं बताऊंगा कि वो किसके बेस पे नाम दिया गया है। वो एक्चुअली जो आपका आई बॉल है ना, उसके बेस पे नाम दिया गया है कि क्या है, ठीक है। तो शॉर्ट जो साइटनेस है, इसमें आपको दूर की चीजें नहीं दिख पाती हैं, ठीक है, नजदीक की इजिली दिखेंगी। और लॉन्ग साइटनेस में नजदीक की नहीं दिखेंगी, दूर की अच्छी दिखेंगी, ठीक है। अभी वो मैं क्लियर करूँ दूंगा आपको, तो उसमें आप फंसोगे नहीं। देखो, शॉर्ट साइटनेस को खत्म करना है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। लॉन्ग साइटनेसनेस को खत्म करना है तो आप यूज कर लोगे कॉनकेव लेंस। तरीका एक ये होता है याद करने का, और इसमें मैंने उल्टा कर दिया, क्या उल्टा कर दिया, यहाँ पे बार बार उल्टा हो रहा है। इसमें कॉनकेव यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। इसका एक ट्रिक है याद रखने का कि शॉर्ट साइटनेस आता है ना, मतलब दोनों में एस एस आता है ना, इसमें भी सी सी आता है, तो आप याद रखोगे इससे इजिली कि इसमें दोनों में एस एस है, तो इसमें भी सी सी है। इसलिए कॉनकेव कॉनकेव यूज करेंगे शॉर्ट साइटनेस में। अगर शॉर्ट साइटनेस है किसी को, तो कॉनकेव लेंस यूज किया जाएगा। लॉन्ग साइडनेस है तो देखो, इसमें एल और एस आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो इसमें भी सी और वी आ रहा है। कॉन्वेक्स तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट वाला लॉन्ग वाले में यूज कर लेंगे कॉन्वेक्स, और कॉनकेव वाला यूज कर लेंगे शॉर्ट साइडनेस में। तो थोड़ा ट्रिक से है, आप याद रख सकते हो। और अगर फिजिकल मतलब जो एक्चुअल में फिजिकल रूल क्या है इसका, अगर फिजिक्स का रूल देखें तो उससे भी याद रख सकते हो। लेकिन ट्रिक थोड़ा कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिजिकल फिजिक्स का रूल लगाने का कोई मैटर नहीं है अभी इस एग्जाम में, उतना नहीं देखना है, ये ठीक क्वेश्चन है। पुटअप होता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका ये वाला। शॉर्ट साइडनेस में क्या यूज करते हैं, लॉन्ग साइडनेस में क्या यूज करते हैं, आप लिख लेना साइड में, जस्ट अभी आगे दिया भी है, ठीक है। शॉर्ट साइडनेस को हम लोग मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया। इसे हेटेरोमायोपिया भी कहते हैं। तो ये भी पूछा है नेम। तो इसका तरीका याद रखने का ये है कि अगर ये शॉर्ट मतलब छोटे की बात हो रहा है ना, तो मायोपिया नाम कंपेयर टू हेटेरोमायोपिया में छोटा है, तो कंफर्म है। शॉर्ट साइडनेस मतलब छोटा वाला नाम, ठीक है, छोटा वाला वर्ड वाला जो नाम है उसको कह लो। और लॉन्ग साइडनेस में तो जो बड़ा वाला नाम होगा वो लॉन्ग साइडनेस में होगा, मतलब कि हेटेरोमायोपिया। लेकिन आपको नाम याद होना चाहिए, अदरवाइज उसमें कई छोटे छोटे लिख देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो आप पढ़े रहोगे कि मायोपिया, तो आप टिक कर लोगे कि हाँ, शॉर्ट साइडनेस में तो मायोपिया ही होता है, मतलब कि मायोपिया और हेटेरोमायोपिया में कंफ्यूजन नहीं होगा आपका, ये चीज है।
अब एज के अकॉर्डिंग जो आपके आई में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, वो आती है 40 पे, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आओ देखो 40 के आसपास जैसे आपका एज होता है तो आपको प्रॉब्लम आती है। इसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मतलब कि आफ्टर 40 जब एज होती है तब आपको एक दिक्कत आने लगती है, और वो जो प्रॉब्लम आती है ना, वो लॉन्ग साइडनेस आती है। तो मैंने कल आपको बताया था ना कि आप देखते हो कि जब हम लोग ओल्डर एज में या बूढ़े लोग जब ओल्डर एज में होने लगते हैं ज्यादा, तो उन्हें दूर की वस्तु तो दिखती है या नजदीक वाली नहीं दिख पाती है, क्योंकि उन एक्चुअल में होती है लॉन्ग साइडनेस, जैसे आप प्रेस बायोपिया कहोगे, क्योंकि ये एज की वजह से आती है। जब हम 40 के होने लगेंगे तो अब हमारी आंख या फिर हमारी जो विजन है वो वीक पड़ने लगेगी, और हमें दिक्कत क्या आएगी, नजदीक की चीजें नहीं दिखेंगी, जो फाइन डिटेल होगा हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। जो बड़ी चीजें होंगी या दूर की चीजें होंगी वो हमें शार्प और इजीली दिख जाती हैं। मेरी दादी हैं उनको भी दिखता नहीं है नजदीक की चीजें, अब लेकिन दूर की अगर ना चीजें हो ना 100 मीटर पे 200 मीटर पे आराम से दिखती है, पहचान लेगी। तो दादा आ रहे होते हैं कभी कभी मार्केट से, वो तुरंत पहचान लेगी। और वही नजदीक खड़े होंगे ना 10 फीट 20 फीट के अंदर, तो उतना उसको नहीं समझ में आता है, उसको नहीं क्लियर नहीं दिखता है, वही है। तो ये प्रेस बायोपिया होता है बूढ़े लोगों को, ठीक है, उन्हें दूर की चीजें दिख जाती है, नजदीक की चीजें नहीं दिख पाती है, ठीक है। तो आफ्टर 40 वाला चीज है, आप याद रखोगे ये वाला लाइन। अब हम लोग देखेंगे कुछ, अगर आप इनटेक कर रहे हो ड्रग्स वगैरह, फॉरेन चीजें, फॉरेन मटेरियल्स, तो वो भी अफेक्ट करती हैं। जो ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं उनकी तो विजन वैसे सही नहीं होती है, इसलिए माना किया जाता है कि ज्यादा अल्कोहल वगैरह सिगरेट वगैरह ना लियो, अफेक्ट बहुत ज्यादा करता है ना ये चीज। मेडिकेशन वगैरह विजन सही नहीं रहती है, अल्कोहल से सिगरेट से, ये विजन को बहुत खराब करता है। खास करके अल्कोहल सिगरेट ड्रग ये ज्यादा ही होता है। एक पर्टिकुलर मेडिकेशन ले रहे हो, कोई आपको दिक्कत है प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको तो लेना ही पड़ेगा, अगर कोई बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो तो। लेकिन ये जो ड्रग अल्कोहल सिगरेट है तो इनका विजन पे ज्यादा अफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कि लाइट अवेलेबल ही ना हो, आप बहुत कम लाइट लेवल में काम कर रहे हो, तब इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो वो भी अफेक्ट करती है। जैसे हम लोग बच्चों को नहीं मना किया जाता, हम लोग छोटे छोटे थे, टीवियों के पास एकदम, मतलब टीवी के पास एकदम बैठ बैठ के देखते थे, मम्मी या अबू लोग डांटेंगे कि टीवी में घुस जाओ, टीवी में ठीक से नजदीकी के बैठ के देख रहे हो, आंखें खराब हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे लाइट बहुत ज्यादा रखते थे हम लोग, ब्राइटनेस। आज अभी हम लोग काम करते हैं तो अभी जस्ट मैं आप लोग को पढ़ा ही रहा होता, वो तो बिना चश्मे को मैं बैठते ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चश्मे ना लगाऊंगा तो वो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा लगती है, कितना भी हल्का हो फिर भी लगती है, क्योंकि 1 घंटे की बात पढ़ाने की बात नहीं है, काफी देर तक मुझे बैठना है, वो भी डिस्प्ले पे, तो लगाना ही पड़ेगा, विजन, अपने विजन की सेफ्टी के लिए। तो वो चीज हम लोग देखने लगते हैं, थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो लाइट के अवेलेबिलिटी देखना जरूरी है, कितना लाइट है, उस लाइट में आप सही काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। क्लैरिटी ऑफ एयर, एयर की क्लैरिटी है वो सही है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं बहुत धूल के कण मिट्टी बालू उड़ रहा है, तो अगर एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होगा ना, तो ये भी अफेक्ट करेगी हमारे विजन पे, ठीक है। फैक्टर एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड, हेलो। ऐसे चीजें को, हाँ। ये जो अफेक्शन जो अफेक्टेड जो बता रहे हैं ये परमानेंटली या टेम्पररी बेसिस की बात है? कौन से अफेक्ट? ये जो अफेक्ट है इन्वायरमेंटल अफेक्ट हुआ, इन्फ्लुएंस ऑफ नहीं, जो इनका ये है कि आप कंटिन्यूअस काम में रहोगे, मतलब कि कंटिन्यूअस अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो आंखें खराब होने लगती है कंटिन्यूअस, मतलब लेकिन मिलता कहाँ परमानेंट पे ना। है ये? हाँ, हम्म, कंटिन्यूअस हमें उतना कहाँ मिलता है, कहाँ हमेशा इन्वायरमेंटल खराब होती है, कभी इन्वायरमेंटल हम लोग मेंटेन ही करते हैं लाइट वगैरह हर एक चीज, लेकिन ये होता है कि अगर हम हमेशा कंटिन्यू ऐसी कंडीशन में रहे जहाँ पे इस तरह की चीजें मिले तो वो धीरे धीरे इम्पैक्ट डालती है आंखों पे, ठीक है, फिर वो खराब हो, जैसे सही है। बिल्डिंग करने वाले लोग होते हैं, तो जो बिल्डिंग कर आपकी रहे बातों होते से मुझे चश्मा पहनने की याद आ गई। हैं, तो मैं एग्जांपल ले रहा था कि जो लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वो लोग पहन के रखते हैं चश्मे वगैरह, और जो नहीं पहनते हैं उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। कन्फर्म है, आप सेफ्टी लोगे तो सही है, नहीं लोगे तो वो विजन पे अफेक्ट आने वाली है।
अब वो फैक्टर्स जिन्हें हम देख रहे हैं वो भी विजन्स पे हम पे अफेक्ट करती हैं। वो किस तरह की चीजें हैं, जैसे कि बहुत मोमेंट वाली चीजें देख रहे हैं दिन भर, जैसे कि बच्चे बहुत बार बार बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, और कुछ लोग तो बहुत शौकीन ही होते हैं वीडियोग्राफी वगैरह करने की। तो बहुत ज्यादा अगर मोमेंट वाली चीजें देखते हो ना, रिलेटिव मोशंस वाली चीजें, वो भी बहुत अफेक्ट करती है। जैसे कि आप हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूअस बाहर देख रहे होते हैं, फिर हम लोग की आंखें दर्द करने लगती है, हम क्या देख रहे थे, फिर हमें सर अंदर ही करना पड़ता है। एक लिमिट तक ही हम बाहर देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 10 घंटे 20 घंटे देखते रह जाएंगे, तो आंखें तो दर्द करने वाली ही है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा ही मोमेंट देखा, कंटिन्यूअस चीजें बदल रही थी और कंटिन्यूअस हमारी विजन यूज हो रही थी, कंटिन्यूअस हमारी सेल मूवमेंट कर रही है, कंटिन्यूअस हमारा जो आइरिस है, पिपिल है, वो काम कर रहा है, लेंस काम कर रहा है, तो ये भी अफेक्ट करती है। तो रिलेटिव मोशंस वाली ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो तो वहां पे भी हमारे विजन पे थोड़ा अफेक्ट आती है। साइज एंड काउंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी मैटर करता है कि किस तरह की चीजें आप देख रहे हो, छोटा है बड़ा है, उस पे भी। जैसे अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन में काम करना हो और बहुत छोटी छोटी लिखी हो और हमेशा वही काम करना है सालों सालों तक, महीनों महीनों तक, तो वो तो अफेक्ट करेगा। एक दिन का काम है, 2 दिन का काम है, तो उतना मैटर नहीं करता है। और अभी तो सब चीज की सेफ्टी रहती है, तो इतना बड़ा तो लेटर होगा ही जो सबको इजीली पढ़ने में आ जाएगा, लेकिन फिर भी जो काम करेगा कंप्यूटर पे या फिर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, क्वालिटी वाले में मोस्टली जिनको डॉक्यूमेंटेशन का ज्यादा काम करना है, उनके पास स्पेक्टेकल तो होते ही है, चश्मे वगैरह लगाना ही है, क्योंकि दिन भर वही काम है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इट्स सराउंडिंग, तो ये है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसके आसपास का सराउंडिंग कैसा है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। जैसे कि बहुत कलरफुल होगा ना तो आपको फिर डिस्टरबेंस आती है, ठीक है ना। एक कलर होगा तो बड़ा अच्छा से आप उसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, चलो ये रेड है ये व्हाइट है, चलो ठीक है समझ लेते हो। लेकिन बहुत सारे कलर एक ही जगह रख दिया जाए, 10 20 कलर, कंफ्यूज हो जाओगे ये सब क्या है। तो कॉन्ट्रास्ट होना जरूरी है, तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, आपकी विजन इजिली काम करती है। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट उतना नहीं होता है, बहुत सारे कलर्स आ जाए, इसीलिए जो डिस्प्ले होती है कॉकपिट में फ्लाइट क्रू के लिए, तो उसे कॉन्ट्रास्ट मेंटेन रखा जाता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब बहुत ज्यादा कलर ना हो, बहुत ज्यादा कलर होगा तो पायलट डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या चल रहा है इसमें, इससे अच्छा ये पूरी रंगीन ही कर देता, रंगीन दुनिया बना दिया जाता है ना। तो वो एकदम कलरफुल डिस्प्ले नहीं करना है एकदम उनके लिए कि चकाचौंध जैसा लगे ना, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है उन्हें, है ना, केवल रिफ्लेक्शन आ रही है, तो उस तरह का डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो वहां पे डिस्प्ले में कॉन्ट्रास्ट बनाना जरूरी है, ठीक है। एक कलर डिस्प्ले तो ज्यादा होता है, तो जैसे आप देखते हो ना, लोगों को वही डिस्प्ले ज्यादा पसंद आता है जो ज्यादा कलरफुल ना हो। जैसे वॉलपेपर, वॉलपेपर आप कैसा रखना पसंद करते हो, ऐसा जिसमें बहुत सारे कलर हो, या फिर ऐसा जो नॉर्मली एक ही कलर का हो, मेन कलर हो, उसमें छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, मैटर नहीं करता। तो वो चीजें आपको ज्यादा सही लगती हैं, इसी वजह से हमारा विजन ही इस तरह का है, ठीक है। हम वो ऐसी चीजों को देखना पसंद नहीं करते, और जबरदस्ती करेंगे तो वो विजन पे अफेक्ट आएगा। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द व्यूअर, जिन चीजों को आप देख रहे हो वो कितना दूर है आपसे। एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द व्यूअर, किस एंगल पे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, लेफ्ट देख रहे हो, राइट देख रहे हो, ये भी सारी चीजें हमारे विजन पे अफेक्ट करती है। इसलिए पायलट के लिए ये भी देखना होता है कि जो हेड ऑन डिस्प्ले है, ठीक है, हेड के ऊपर भी जो भी है पैनल होता है बटन्स वाले, वो एक एंगल में बनाए जाते हैं कि पायलट के विजन पे कोई अफेक्ट ज्यादा ना आए, वो इजिली उनको स्विच कर सके, वो काम कर सके अपना। तो एक एंगल पे होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से 75 के आसपास या फिर कुछ 10 डिग्री के आसपास अब होता है, मतलब ये हॉरिजेंटल से 10 या फिर ऐसे कुछ होता होगा, 10 या 30 के आसपास में होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, आपको बस पढ़ के रखना था। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे फिजिकल फैक्टर्स में। फिजिकल फैक्टर्स में पहला फैक्टर्स था ये ये लॉन्ग टू साइट, पॉइंट सिक्स ठीक है पॉइंट ना। फाइव से बोल रहे हैं? क्या चीज, 2.5 6.5। उसमें कुछ नहीं है। ईच ऑफ दिस फैक्टर विल नाउ बी एग्जामिन सम डिटेल, कह रहा है कि जितने भी फैक्टर्स हमने देखा आप इनको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, उसमें कुछ नहीं। लॉन्ग साइट हाइपरमेट्रोपिया, तो हमने बताया कि लॉन्ग साइटनेस जो होती है ना वो हाइपरमेट्रोपिया होती है। अब इसमें याद रखना है लॉन्ग साइड में, लेकिन चीजें बायोलॉजिकल में बोल रहा हूँ ना, बायोलॉजिकल टर्म नहीं पूछता है, जो कुछ कुछ चीजें बताया ना, रॉड कॉन सेल के बारे में, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, लाइट के बारे में समझना तो वो पूछ लेता है।
लेकिन उतना इन लोगों के बारे में अब जो क्वेश्चंस नहीं पूछता है। जैसे कि लॉन्ग साइड में आएगा तो वो इतना ही पूछता है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है, तो लॉन्ग साइडनेस खत्म कैसे करेंगे, हमारे पास रेक्टिफिकेशन क्या है, तो आप बता दोगे कि कॉन्वेक्स लेंस होती है, काम कर जाएगा। अब इसे लॉन्ग साइड कहते कैसे हैं हम आपको समझा देते हैं, अगर आप फिजिक्स से समझना चाहते हो थोड़ा सा। हमारा ये आई बॉल है, ठीक है, ये वाला, ये नॉर्मल आई बॉल है, ये हमारा लेंस होगा, कॉर्निया वगैरह होगा, हमारा ये रेटिना है। तो लॉन्ग साइट में होता क्या है, हमारा आई बॉल में इस तरह से फिजिकल इम्परफेक्शन आते हैं। ये फिजिकल फैक्टर्स मतलब फिजिकल इम्परफेक्शन, हमारा जो आई बॉल था ना ये वेरी कर रहा है, इसके शेप में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आई है। तो लॉन्ग साइट में एक्चुअल में होता क्या है, हमारा आई बॉल थोड़ा सा छोटा हो जाता है, छोटा, ठीक है, शॉर्टर देन नॉर्मल आई बॉल। तो जब आई बॉल छोटा हो जाता है तो एक्चुअल में जो नॉर्मली होता है कि आपका क्या था, मान लो पहले इतना था तो इमेज ये रेटिना यही थी, अब छोटा हो गया आई बॉल इतना हो गया, तो रेटिना एक्चुअल तो यही है ना। तो जो एयर स्ट्राइक करती है वो उसी पे जाती है, पीछे ही से आती है, समझ रहे हो, इसलिए चीजें दिख नहीं रही होती है, दूर की वस्तुएं। वो आई बॉल आपका छोटा हो गया तो एक्चुअल में जहाँ रेटिना था, क्योंकि नॉर्मल में जो आपका नेचुरल चीजें थी वो वहीं पे है, तो जो एयर वो जो लाइट आ रही है वो पीछे ही बिहाइंड चली जाती है, मतलब कि अब आपका रेटिना आगे आ गया, लेकिन एक्चुअली में अब ये डिस्टेंस कम हो गया आपके आई बॉल का जितना होना चाहिए। तो रेटिना तब इस आपका यहाँ पे आ गया, तो अब रेटिना पे ना पड़ के लाइट रे वो रेटिना के पीछे आ जाती है, तो आपको दिखेगा ही नहीं। आपको देखने के लिए क्या जरूरी है कि वो लाइट रे आपके रेटिना पे आए, लेकिन वो एक्चुअल में कहाँ पर पहुंच जा रही है, रेटिना के पीछे। दिक्कत यही होता है, और इसको खत्म करने का तरीका इसलिए होता है कि आप क्या करोगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हो जो ये काम सही कर देता है, उन चीजों को रेटिना पे आपको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है डायरेक्टली, वो रेटिना के पीछे नहीं जाने देगा, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस आपने देखा ना कि ये जो चीज है ना, आई बॉल एक्चुअल में क्या हुआ, छोटा हो गया, और आप ये जो इमेज है ना वो रेटिना के पीछे चल जा रहा है, मतलब थोड़ा दूर चल जा रहा है, रेटिना पे है ही नहीं, ये दूर हो जा रही है इमेज, ठीक है ना, दूर कहीं जाके पीछे जाके काट रही है एक दूसरे को, जहां फिगर बन रहा है, एक्चुअल में रेटिना पे आ ही नहीं रही है, क्योंकि आई बॉल क्या हो गया, शॉर्टर हो गया, तो दूर चला जा रहा है ना, तो इस दूर की वजह से ही कहते हैं लॉन्ग साइट, आपकी साइट लॉन्ग हो गई, ठीक है। तो इसके बेस पे ये नाम दिया गया लॉन्ग साइट। तो आप याद रखोगे लॉन्ग साइट में दूर की चीजें तो दिखती हैं, नजदीक वाली चीजें नहीं दिखती हैं। नजदीक के केस में ऐसा होता है, दूर के होगे तो नॉर्मली दिख जाएगा रेटिना पे, वो बना देगा आराम से, लेकिन नजदीक की जब ऑब्जेक्ट होंगे ना तो वो पीछे चला जाता है उसका फिगर, मतलब कि जो रेटिना पे पड़नी चाहिए थे लाइट वेव, वो रेटिना पे आती नहीं है। तो बाकी बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे बायोलॉजिकल टर्म में, आपको इतना ही देखना है, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइट आप याद रखोगे, कॉन्वेक्स, और ये याद रखोगे कि इसमें होता क्या है, एक्चुअली इशू क्या है, हमारा आई बॉल होता है नॉर्मल से शॉर्टर हो जाता है, अब हमारा इमेज रेटिना के पीछे चला जाता है, इसीलिए हमें दिखता नहीं है, इसलिए हमें कॉर्निया लेंस कैन नॉट यूज देयर कंबाइंड फोकसिंग एबिलिटी टू कंपनसेट ऑफ दिस, तो ब्लड विजन आपको नजर आती है। तो लिखा है ना क्लोज ऑब्जेक्ट, मतलब कि नजदीक की चीजें को आप नहीं देख पाते हो, नजदीक की चीजें जब भी देखना चाहोगे तो ब्लड विजन होगा, धुंधला धुंधला नजर में आएगा, ये दिक्कत होती है। यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे अब लिख लेना कॉन्वेक्स, ठीक है, उसी तरह से ये यहाँ पे। एक्चुअली हेलो, ये जो फिगर हाँ। आपने जो बनाया है इसके पीछे एक लाइन है, हम्म। ये हम्म। लाइन क्या है, इम्पोर्टेंट तो हाँ नहीं है? उसको आप थोड़ा सा ये वो हो गया है ना, डॉक में जैसे मैंने इसको चेंज किया था, और डॉक से डायरेक्ट मैं पीडीएफ में चेंज करता हूँ ना, तो थोड़ा सा वो गायब हो जाता है, आप उसको पढ़ के बताओ क्या चीज़ है, कृष्णा पढ़ना आप। कोई दिख नहीं रहा मेरे को, तो किसी को नहीं दिख रहा। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, बुक में आप देखना हाँ, इसको। हाँ हाँ सर, convex lens will overcome long sightedness by वही bending लाइन लिखा light है, inwards before it reaches the cornea. हाँ मतलब Bending इसने ये light बता दिया, inwards. कह सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर।
ये क्या एनुअली अपग्रेड कर रहे क्या? क्या ब्रो? कुछ नहीं, चलो बाद मेरी में बात आवाज करते नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? हेलो? हैं। हाँ, हाँ आवाज सर, नहीं आ रही आवाज थी आ आप। रही ओके ओके। वो ऑटो अपडेट स्टार्ट हो गया था, उसको फिर मैंने क्लोज करना पड़ा। ओके। फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या देख रहे थे, ये कैटरेक्ट। सो कुछ ना आवाज आ रही है क्या? यस यस कहाँ पे कटा था? कौन सा पॉइंट बता रहे थे? हेलो? सर, वो डायग्राम के जो नीचे एक लाइन दिया हुआ है। कैटरेक्ट इस, है ना, यस यहाँ पे सर। कटा था ना? अरे मैं कैटरेक्ट क्या भी नहीं सर, बताऊँ वो मतलब। कॉनकेव वाला। अच्छा, कॉनकेव भी कट गया था। मैं यहाँ तक बता दिया हूँ, फॉरेन सब्सटेंस तक मैं ऐसे बोलते चला गया हूँ, इन्वायरमेंट पे आ गया था। फिर मैंने सोचा कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा, फिर मैं देख रहा हूँ तो नेटवर्क ही कट गया। मतलब कि मैं क्या बताऊँ, कल से इतना परेशान कर रहा है नेटवर्क, इधर ना इतना परेशान कर रहा है ना, हद ही हो गई है एकदम से। सर, एक नॉर्मल वाला वाईफाई ले लो ना। हाँ वही सोच रहे हैं अभी तो, उसी को वही करना पड़ेगा, और डिस्टर्ब कर रहा है। बताओ, मैंने क्लास के चक्कर में वाईफाई लगवा लिया एयरटेल का। क्या लगा लिया सर? एयरटेल वाईफाई। हम्म। ओके। क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क इश्यू हो रहा था ना, पता तो था आपको बीच में। अच्छा, ये लेंस है ना, नहीं ये हमें बीच तो में जो नहीं आंख, होता। हाँ, क्या कह रहा है? ये जो आईज के आगे जो फिगर में ये लेंस है, कॉन्वेक्स हम्म। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हम्म। हाँ, वही ये आपका कंफ्यूज कौन, था। ये कौन आपका कौन केव है ना? ये किसके लिए है? मायोपिया के लिए है ना? ये आपका कौन केव है? हम्म। हम लोग इस पे थे, कैटेरिक्स भी देखेंगे। ठीक है, क्या चीज है? पहले नहीं होता था, जैसे अभी क्या है ना, जस्ट कुछ दिनों से ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ये, नेटवर्क यहाँ पे आ ही नहीं रहा। तो कैटेरिक में हम लोग बात कर रहे थे कि एजिंग, एज के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि क्लाउडिंग आ जाती है अब लेंस नहीं, पे। सुनिए सुनिए, हेलो। ये शॉर्ट साइड थोड़ा बताइए, शॉर्ट साइड आपने नहीं बताया था। क्या चीज? शॉर्ट साइड से। शॉर्ट साइड में मैंने बताया ये चीज कि शॉर्ट साइड में क्या होता है कि हमारा जो आई बॉल होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना? आई बॉल क्या हुआ, वो सॉरी, ये लॉन्गर हो जाता है नॉर्मल से। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि अभी हमारा जो
फिगर थी वो रेटिना पे ना जा करके पहले ही आ जाती है। इसमें दिक्कत बस इतना होता है। इसको खत्म करने के लिए हम लोग कौन केव लेंस यूज कर लेते हैं। ये क्या करता है, फिगर को रेटिना पे ही अफेक्ट करेगा, मतलब कि रेटिना पे ही सेंटर्ड करेगा। ये इसका काम होता है। इसमें ये होता है कि डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट में ब्लर विजन आता है। दूर की वस्तु अगर देखनी हो तो हमें दिक्कत आती है, तो उसके लिए हमें ये कॉनकेव लेंस लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है इसका मतलब कि रेक्टिफिकेशन है, इसको याद रखना है। तो आपको ये याद रख लेना कि शॉर्ट साइट मीन्स मायोपिया, लॉन्गर देन नॉर्मल, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर ब्लर्ड, मतलब कि दूर की चीजें नहीं देखती हैं। तो उल्टा से याद रखना है, लॉन्ग में क्या होगा, नजदीक की वस्तु नहीं देखेंगी, और शॉर्ट में क्या होगा, दूर की वस्तु नहीं देखेंगी। और लेंस आपको याद रख लेना है। और जो अलग वाले नाम है, जैसे कि शॉर्ट को मायोपिया कह लेते हैं, और आपको लॉन्ग को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कह लेते हैं, वो वाला नाम भी आपको याद रखना है। इतना आपको इसमें याद रखना है। फिर हम लोग इस वाले पॉइंट पे रिकॉर्डिंग आएंगे। स्टार्ट है ना? हम्म, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ है। इनकेस कभी रिवीजन करना हो तो उसी को ओपन कर लेते हैं ना। हाँ ओपन कर लीजिए, है। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या होता है, क्लाउडिंग ऑफ लेंस एसोसिएटेड विद एजिंग। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि इन्हें मोतियाबिंद टाइप का कुछ हो गया है ना, लेंस पे कोई पर्दा आ जाता है वाइट का। तो वो होता है एज के साथ में। जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे क्लाउडनिंग ऑफ लेंस हो जाता है। तो ऑपरेशन से सही होता है, उसे सही करवाते हैं कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है कि मिस हैपन कॉर्निया है। ठीक हेलो, है। हाँ ये पैराग्राफ मिसिंग है। कौन सा, ये 2.73? हाँ 2.73। वेट वेट वेट। इसमें क्या होगा कि जो आपका कॉर्निया है ना, कॉर्निया का शेप सही नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हो कि आईबॉल है ना, तो यहाँ पे ये पूरा आईबॉल पूरा ठीक है। बाद में क्या हो जाता है कि ये जो शेप है ना वो इरेगुलर हो जाता है। ठीक है। अब इरेगुलर शेप होने की वजह से आपको क्या होती है, ऑब्जेक्ट समझ नहीं आती है कि कौन से परपेंडिकुलर है, कौन सा हॉरिजॉन्टल है। ये वाली दिक्कत आती है एस्टिग्मेटिज्म हो अगर तो। एस्टिग्मेटिज्म मतलब कि कॉर्निया का शेप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। इसके वजह से आप चीजों को सही से देख नहीं पाते हो, है ना। उसमें समझ नहीं आता कि कौन सा राउंड है, कौन स्क्वायर है, कौन सा एक्चुअल में शेप समझ नहीं आता आपको। ये वाली दिक्कत आती है। ठीक। फिर एक है ग्लाउकोमा। ठीक है, ये वाला। इसमें क्या होता है कि आपका जो फ्लूइड है, मतलब आई बॉल में क्या होती है, एक्चुअली पूरी फ्लूइड होती है ना आई बॉल में। तो वो फ्लूइड प्रेशर ज्यादा हो जाती है। तो अगर फ्लूइड प्रेशर ज्यादा हो गई तो फिर क्या होता है कि जो ऑप्टिकल नर्व है ना, जहां से ये पूरी सिग्नल जा रही है, वो खराब हो जाती है। और ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाएगी तो ब्लाइंडनेस, मतलब कि अंधे हो जाते हैं लोग। ये दिक्कत आती है ग्लाउकोमा में। फ्लूइड या फिर जो उसमें है, जो भी फ्लूइड है हमारे आई बॉल में, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। कोई भी रीजन हो सकती है इसकी, अलग अलग इसके रीजन होंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है ना। तो ये इवन हमारे पास ब्लाइंडनेस है। उसी तरह से एक माइग्रेन है। अगर आपके पास सीवियर हेडेक वगैरह हो तो क्या होगा, फिर से हमारी विजुअल क्या होती है, डिस्टर्ब करती है। ठीक है ना। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जिनकी हेडेक वगैरह होती है उन्हें डॉक्टर से ये बोलते हैं कि आप जाओ थोड़ा आप चश्मे भी लगा लेना, जिससे थोड़ा सा हेल्प रहता है, नहीं तो विजन आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है। तो माइग्रेन वाले लोगों का ऐसा होता है। तो ये आपको याद रख लेना, कैटरेक्ट, एस्टिग्मेटिज्म, ग्लाउकोमा एंड माइग्रेन, ये वाली चीजें। उसी तरह से ये वाली प्रेस बायोपिया, जो आफ्टर 40 के एज पे होती है ना। और ये प्रेस बायोपिया लॉन्ग साइटनेस होती है, मतलब सिंपल याद रखोगे कि जब लोग बूढ़े होने लगते हैं तो उनको दिक्कत यही होती है, प्रेस बायोपिया होती है, मतलब कि दूर की चीजें दिखती है, नजदीक की नहीं दिखती है। तो सिंपली आप टिक कर लोगे जब भी प्रेस बायोपिया बोलेगा तो आप लॉन्ग साइटनेसनेस कर लोगे। ठीक। उसी तरह से अगर आप बहुत थके हुए हो फिर भी दिक्कत आती है। ठीक है। अगर आप बहुत थके हुए हो फिर भी क्या होता है, आपका विजन थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए जब आपके पास थकान ज्यादा हो तो डिस्टिंगाइज्ड वाला काम या फिर फाइन वर्क नहीं करा जाता है, आप वहां पे सही नहीं दे पाओगे।
पूरा परफेक्ट काम नहीं कर पाओगे। फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस में क्या है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था ड्रग्स, मेडिकेशन, अल्कोहल, ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं। उसी तरह से लेकिन इन्होंने केवल एक ही एग्जाम्पल लिया का, आपका सिगरेट का, स्मोकिंग का। अगर स्मोकिंग कोई करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंटेंट ज्यादा हो जाती है ब्लड में, जिसके वजह से आपके आईज को कम ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोक्सिया, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो गई आपके आंख को, उसे हाइपोक्सिया में लेते हैं। ठीक है, ये आपके सेंसिटिविटी, जो रॉड की सेंसिटिविटी होती है ना, उसको खराब करता है। मतलब ये अंधेरे में एकदम अंधे ही रहोगे, नाइट आ जाएगी तो बिल्कुल लोगों को नहीं समझ में आने वाला क्या चीज क्या नहीं है, पूरा अंधेरा ही रहेगा। तो एक्चुअली ये वाला जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला दिक्कत, अंधेरे में उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से अल्कोहल, अल्कोहल आप लेते हो तो सिमिलर इफेक्ट आती है कुछ घंटे तक ड्रिंक करने पे, तो वहां पे हमारा विजन सही नहीं रहता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको देख के याद रखना है आपको। वैसे आपको ये वाला याद रखना है, हाइपोक्सिया क्या चीज है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसमें हम लोगों ने देखा था लाइटनिंग लेवल, ये बहुत जरूरी था। विजन हमारा इंप्रूव हो सकता है अगर लाइटनिंग लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो हम चीजों को अच्छे से देख पाते हैं। अगर वही अंधेरा हो तो हमें चीजें बिल्कुल नहीं दिख पाएंगी, हमारी विजन सही नहीं होगी। लेकिन ये जो लाइटनिंग लेवल है या लाइटिंग लेवल है, वही कुछ लेवल तक होना चाहिए, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। उससे ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, इल्यूमिनेशन हो जाएगी और ग्लेयर्ड हो जाएगा। इल्यूमिनेशन ज्यादा कर दिया, इल्यूमिनेशन मतलब कि प्रकाश की कंटेंट ज्यादा हो गई, लाइट लेवल ज्यादा हो गई, तो ग्लेयर हो जाए। ग्लेयर मतलब रिफ्लेक्शन, जैसे कि कहीं भी कभी जाते हो जहाँ पे कहीं बहुत ज्यादा लाइट हो, बहुत रिफ्लेक्ट करता है तो आपको बहुत खराब लगता है, बोल दो क्या चीज है, चमक बहुत ज्यादा है ऐसा बोलते हो, तो वो चीज। तो जब रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा तो ये भी दिक्कत करेगा, वहां पे भी आप सही से काम नहीं कर पाओगे। तो वैसा भी एकदम लाइट लेवल होना नहीं चाहिए। ओल्डर पीपल आर मोर अफेक्टेड बाय द ग्लेयर रिफ्लेक्टेड लाइट देन यंगर पीपल, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उन पे ज्यादा इनका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए चमक वाली चीजें आप उन्हें दिखाओगे तो उन्हें चिढ़ आती है। ठीक है, लेकिन अभी कम एज वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता उतना। अब हम लोग बात करेंगे लाइट एडाप्टेड एंड डार्क एडाप्टेड। ठीक है, ये दो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। लाइट एडाप्टेड क्या होती है, जब हम लोग बहुत चमक वाले जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे कि धूप में भी हम लोग घूम रहे हैं अभी बाहर। ठीक है, गर्मियों का मौसम है, बहुत उजाला है, जब अचानक से रूम में आते हैं जहाँ पे उतना लाइटनिंग लेवल नहीं होता, तो क्या होता है, कुछ देर के लिए अंधेरा सा आ जाता है, आ जाता है, ये होता है ना, कुछ देर के लिए अंधेरा सा फील हो रहा है। फिर वो धीरे 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 1-2 मिनट लग जाते हैं वो अंधेरा खत्म होने में, फिर एक्चुअल में धीरे धीरे चीजें आपको दिखने लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत देर तक ऐसे लाइटनिंग लेवल में थे और डायरेक्ट आपने डिस्टेंस बदली, वो चीज बदली, आप हाई लाइटनिंग लेवल में थे फिर आप लो लाइटनिंग लेवल में पहुंच गए। तो क्या होता है कि हमारी जो सेल है ना, जो रॉड एंड कॉन सेल है, तो कॉन सेल जो दिन में चीजों को दिखा सकता है, या फिर आप कह लो कि जो लाइट सेंसिटिव सेल है, जो कलर को ज्यादा दिखाएगा, कलर डिवीजन। और जो रॉड है ये केवल 2 ही 3 कलर में दिखाता है, ग्रे में या फिर ब्लैक में, ये होता है, या शेड ऑफ ग्रे, ब्राउन। तो व्हाइट, ग्रे और ब्लैक यही दिखाता है इसमें। इन्होंने कहा कि इनको थोड़ा टाइम लगता है अरेंज होने में, सेल को अपनी सेंसिटिवनेस दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कौन को लगता है 7 मिनट, आपको परफेक्टली कब दिखने लगता है, 7 मिनट बाद। लाइटनिंग लेवल अगर अच्छा है, ठीक है, तो 7 मिनट बाद आप उस वाले एरिया में भी अच्छे से देख पाओगे। और कौन को कितना लग जाता है, 30 मिनट, 30 मिनट में ही वो पूरी इंटेंसिटी में आता है। ठीक है, ये चीज है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कि लाइट एडाप्टेड जो है वो किस पे ज्यादा अफेक्टेड है। तो देखो, कोन वाले के लिए ज्यादा लगता है समय, सॉरी, रॉड वाले को ज्यादा समय लगता है 30 मिनट। ठीक है, कोन वाले को लगता है 7 मिनट। तो ये याद रखना है, कोन और रॉड के लिए पूछ लेता है वो टाइम पीरियड क्या पता हो।
है ना। तो आप ये बता दोगे कि 7 लगता है इसके लिए, 30 लगता है इसे। और डार्क एडाप्टेड क्या है कि जैसे कि हम बहुत देर तक अंधेरे में काम कर रहे हैं, अब हम लोग लाइटनिंग कंडीशन में जाते हैं तो फिर वहां से हमें अंधेरा हो जाता है, वहां पे फिर भी नहीं समझ में आती है, फिर धीरे धीरे उस चमक में हम काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। इन दोनों की जो मिनट्स हैं कि कब इसकी एफिशिएंटली एक वर्क करने लगते हैं, वो चीज आपको याद रखना है। कोन के लिए 7 मिनट है, 23 मिनट आपके लिए रॉड के लिए। इन्होंने बताया कि जब लाइट कंडीशन कम है तो कंफर्म है कि आप रॉड की मदद ही लोगे, क्योंकि अच्छे लाइट कंडीशन में कौन काम करता है, कौन को काम करने के लिए चाहिए कि लाइटनिंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, और लाइटनिंग कंडीशन कम है तो रॉड ही काम करेगा। और 3 ही कलर आपको दिखा सकता है, या तो ग्रे, या तो व्हाइट, या फिर ब्लैक। इनके अलावा कुछ दिखाएगा नहीं आपको, मतलब कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा ही है आपके लिए, वही चीज है। और अगर लाइटिंग कंडीशन सही है तो कौन जितने भी कलरफुल चीजें होंगी आपको दिखाएगा, उसी के बारे में बात किया गया, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे दिया है कि कुछ लोग जो लेंस यूज करते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस हो या फिर आप स्पेक्टेकल यूज करते हो, चश्मे यूज करते हो, तो कितना पहनना चाहिए। तो बस आप इतना ही बोल्ड करोगे, 8 to 12 आवर। 8 to 12 आवर पहनो, फिर उसे निकाल लो कुछ घंटे के लिए, फिर आप पहन सकते हो। ठीक, ये चीज है। ये पहनने की एक टाइमिंग है कि आप इतना देर तक पहन लो तो मैक्सिमम वेयर टाइम है, इसके बाद उसे एक बार तो निकालो जरूर, 1-2 घंटे के लिए। फिर आप वो जो भी कॉन्टेक्ट लेंस है आपके पास, अभी आ गया ना कॉन्टेक्ट लेंस, वो चश्मा पहनने की जरूरत नहीं होती है, लोग लगाते हैं काफी लोग, या जो स्पेक्टेकल है, तो अभी उसको हटा लो, उसका ही मैक्सिमम वेयर टाइम है, इतना ही पहनना है, इनको आपको याद रखना है। विजुअल क्यू क्या होता है कि आप कैसी चीजों को देखना चाहते हो, उसे विजुअल क्यूज में लाते हैं। विजुअल क्यूज मतलब क्या देख रहे हो आप, किसी चीज को देख के आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, जैसे मैंने सामने में रखा पड़ा है कोई बॉटल है, मैं देख रहा हूँ क्या है ये, फिर मैंने आइडेंटिफाई किया बॉटल है, तो ये विजुअल क्यूज है। क्या देख रहे हो आप, वो कौन सा इन्फॉर्मेशन ले रहे हो देख के, वो अननोन सा ऑब्जेक्ट्स है, पहले तो अननोन लगा, फिर आप डिसाइड कर पाए हाँ ये तो आम है या संतरा है या सेब है जो, ठीक है। तो वो विजुअल क्यूज में आती हैं, तो इनको पढ़ो ना पढ़ो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा समझ के रखना है। ये बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं, तो आप टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा ही रखना है। इम्पोर्टेंट आता है इंजीनियर्स के लिए विजन में कलर विजन। कलर विजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके एवियोनिक्स इंजीनियर्स के लिए भी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए है कि उसके पास कलर विजन अच्छा होना चाहिए, उसको कलर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बताया है, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, जैसे कि मैंने रॉड एंड कॉन के लिए बताया, पूछा गया, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। और वो चश्मे वाला वो भी आया हुआ है, उसको भी आप मार्क करना। तो ये कलर्ड विजन में क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ताकि आप अलग अलग कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज कर पाओ, पहचान पाओ, अलग अलग वायर को भी पहचान पाओ, अलग अलग टूल को यूज कर पाओ, वेरियस लाइट को आप पहचान पाओ, क्योंकि एयरफील्ड में कई सारे लाइट हैं, ब्लू पिंक ग्रीन जो भी है, वार्निंग लाइट्स, उनको समझ पाओ। और अगर आपके पास कलर विजन सही नहीं होगा, कलर डिफेक्टिव है, तो कंफर्म है आपको दिक्कत तो होने वाली है। तो ये कलर डिफेक्टिव विजन क्या होता है ना, ये हेरिडेटरी प्रॉब्लम है। हेरिडेटरी मतलब कि अनुवांशिक, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली। पापा को है तो बेटों को जरूर होगी, लड़कियों को नहीं होती है। ये प्रॉब्लम कलर विजन वाली लड़कियों में 0.5% होती है, और लड़कों में 8%, मतलब कि वो केवल एक करियर का काम करते हैं। मदर से वो जीन जा सकता है, अगर मेरे पापा में या मेरे अब्बू में अगर कलर डिफेक्टिव विजन है और मेरे अम्मी के पास कोई जीन है, तो मैं ऐसा ही होता, मुझे कलर बिल्कुल नहीं पहचान में आता। लेकिन अगर मेरी मम्मी के पास कोई जीन नहीं है कलर का, तो मैं सही हूँ, मेरा पापा का कोई इफेक्ट मेरे पे नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर जो वाइफ है, अगर वो करियर का काम कर दे,
तो जो लड़के होंगे वो इसी तरह के होंगे, कलर डिफेक्टिव विजन वाले। इसलिए लड़कियों में ये नहीं होता है, आप देख रहे हो, ये लड़कों में ही होता है, क्योंकि जो हमारे पास एक्स और वाई वाला सीन है, तो जो एक्स मिलता है ना वो मम्मी से मिलता है, पापा से मिलता ही नहीं है, एक्स वाला क्रोमोसोम। इसके वजह से क्या है, हम सेफ हैं। और लड़कियों को एक्स वाला क्रोमोसोम वापस मिलता है, तो उतना दिक्कत नहीं है। और एक्स वाला में अगर करियर है, मतलब एक्स वाला मम्मी से मिलेगा, तो अगर मम्मी को करियर है, मम्मी के पास जिन में कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम कलर डिफेक्टिव का, तो हमको हो जाएगा। मतलब कि लड़कों में चांसेस ज्यादा है, लड़कियों में कम है। इसलिए ये कलर विजन में दिक्कत तो होती है, लड़कों को ज्यादा है, लड़कियों में नहीं पाए जाते हैं, लड़कियों में होंगे ही नहीं, प्रोबेबिलिटी ही कम है। इस तरह का ये रोल ही है जनरेशन का, जो जो भी प्रोडक्शन का रूल है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन वाला, उसका रूल ही ऐसा ही है, ठीक है। इसकी वजह से लड़कों में क्यों ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि लड़कों के भी हो, वो तो एक चांसेस है, 8% हो सकता है। हाँ, लड़कों को हो सकता है, जनरली ये नहीं बट हेरिडेटरी जैसे प्रॉब्लम होती है। ये कलर डिफेक्टिव विजन नहीं मेरे को मतलब कि बाहर से नहीं है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं होती है, ये हेरिडेटरी प्रॉब्लम है। नहीं कभी कभी किसी मेरा तो बीमारी की वजह से टेम्परेरी कभी कभी हो जाता है, किसी बीमारी की वजह से, लेकिन एक्चुअल में ये केवल हेरिडेटरी प्रॉब्लम है, ये जनरेशन से जनरेशन चलती है, ऐसे नहीं होगी किसी को, ठीक है। मतलब किसी कोई आउटर एक्सटर्नल वजह नहीं है जिससे हो सकता है आपको, किसी इलनेस की वजह से थोड़ा सा आई पे प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो टेम्परेरी ही होगा, फिर वो कलर विजन आपकी आ जाएगी, खराब नहीं होगा। एक्चुअल में जो डिफेक्टिव विजन है वो केवल हेरिडेटरी से आता है, अनुवांशिक, जनरेशन से जनरेशन चलने वाला। आगे बढ़ेंगे। इसमें दिक्कत क्या होती है, सबसे ज्यादा जो कलर में प्रॉब्लम होती है, रेड और ग्रीन, सबसे ज्यादा। इसलिए ट्रैफिक पुलिस वगैरह इनमें काम करना हो, पायलट वगैरह, तो कलर विजन अच्छा होना चाहिए। रेड ग्रीन पहचान नहीं पाओगे तो दिक्कत होगी। सबसे मेन कलर्स तो वही है, ट्रैफिक सिग्नल हर जगह वही है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। कॉकपिट विंडो में डिस्प्ले में रेड ग्रीन वार्निंग सिग्नल आ रही है, पता नहीं चलेगा उसको। तो ये रेड ग्रीन में डिस्टिंगाइज नहीं कर पाते, डिस्टिंगाइज मतलब डिफरेंशिएट नहीं पता कर पाएंगे। रेड दिखेगा तो आप पहचान जाओगे, ग्रीन दिखेगा तो पहचान जाओगे, दोनों कलर एक ही साथ आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। तो दिक्कत यहाँ पे आती है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते लोग। बहुत रेयर पाया जाता है कि आप ब्लू येलो में भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, कौन सा ब्लू है कौन सा येलो है। लेकिन मोस्टली जो कलर डिफेक्टिव विजन है वो किस में आती है, रेड और ग्रीन में आती है। तो आपको ये याद रखना है, ये सारे पेपर में आए हुए हैं। सो टाइम हो गया। हाँ ओके, ठीक है, इसको इतना रखेंगे और मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अब याद रखना है इसका। अब देखो ये वाला थोड़ा सा आप एरिया देख लेना, कि जिनको कलर डिफेक्टिव विजन है उनको क्या दिखता है फिर एक्चुअल में। तो उन्हें जब इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट दिखाओगे ना, कलरफुल चीजें, उन्हें इस तरह का चीजें नजर आएंगी, शेड ऑफ न्यूट्रल ग्रे, ग्रे कलर की चीजें नजर आएंगी, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कौन सा ब्लू कौन सा ग्रीन, ठीक है। और ये ब्लू येलो वाला जो दिक्कत आ रही है ना कभी कभी, ब्लू येलो वाला, ये इसके वजह से आता है, हमारा लेंस येलो कलर का हो जाता है, इसलिए आप ब्लू येलो में क्या हो जाते हो, दिक्कत हो जाती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते। तो ब्लू येलो वाला तो होता ही नहीं है, होता है सबसे ज्यादा रेड ग्रीन, रेड ग्रीन में ही विजन प्रॉब्लम है। अब मर्दों में मतलब कि लड़कों में ज्यादा 8% ऑफ द मेन और 0.5% ऑफ द वुमेन, उनको होना ही नहीं है, क्योंकि चांसेस ही कम है, रिप्रोडक्शन का सिस्टम ही ऐसा है, उनमें प्रोबेबिलिटी ही कम पड़ जाती है, तो सेफ रहती हैं वो लोग। और लड़कों को दिक्कत तो है जनरेशन टू जनरेशन। तो ये ब्लू येलो वाला रेंज है, ठीक है। आप इसको देखोगे, मतलब एज की वजह से ये आती है, एज की वजह से लेंस का पीला पड़ जाना, येलो पड़ जाना, जिसकी वजह से हमें ब्लू और येलो कलर में भी थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। ये थोड़ा सा कलर विजन है, आप इसको थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू सर।